हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए आए हैं और आज आपको माइक्रोब का एक दूसरा यूज़ भी बताऊंगी कि माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। पर उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं IITian या आप बनना चाहते हैं एक डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। दे आर ट्रिमेंडस, मार्वेलस, स्पेक्टेकुलर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी, माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बायो का मतलब यहाँ पर यही है बच्चों कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो आपकी फील्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आई बात? समझे? ठीक, तो हमें ये देखना है कि आज के लेक्चर में कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या कंट्रोल करते हैं, जो कि फील्ड में पाए जाने वाले दूसरे जीव जंतुओं को, जो कि खेतों की फसलों के लिए खतरनाक होते हैं, उन्हें ग्रो नहीं होने देते। ठीक है, अब बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो दोनों हो सकता है, ध्यान समझो। बायो कंट्रोल एजेंट कैन बी ऑफ एनिमल बच्चों, ये एनिमल भी हो सकते हैं। ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो सिर्फ कोई माइक्रोब ही हो सकता है। ये कोई एनिमल भी हो सकता है और ये माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। सो बेसिकली इन दोनों का टारगेट क्या है? क्या दोनों का टारगेट है बच्चों जी? इन दोनों का टारगेट ये है कि फील्ड में जो भी गड़बड़ पेस्ट उग जाते हैं उन पेस्ट को हमें उगने नहीं देना है। अब मैडम पेस्ट को तो हम पेस्टिसाइड डालकर भी मार सकते हैं, कोई टेंशन है क्या? हाँ, आप मार सकते हैं, पर जब आप पेस्टिसाइड अपनी खेतों में डाल देते हो, ध्यान से सुनो, जब आप पेस्टिसाइड डाल देते हो तो आपके खेतों में जो कि पेस्टिसाइड क्या होते हैं? पेस्टिसाइड आर नथिंग, दे आर केमिकल्स, है ना। ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं और कि इन केमिकल की वजह से ये जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि फसलों को सत्यानाश कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। पर ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ पेस्ट या इंसेक्ट का लॉस नहीं होता, साथ ही साथ आपकी फसलों का भी लॉस होने लगता है। जो आपकी फसलें बनती हैं वो लेस ससेप्टेबल होती हैं, उनके ग्रेन्स अच्छे नहीं बनते और उनका एब्जॉर्प्शन पावर भी बहुत ख़त्म हो जाता है। इसलिए किसानों ने ये बोला कि भैया ऐसा है कि एक ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम अपनी फसलों का लॉस क्यों करें? हम कुछ ऐसा क्यों नहीं यूज करते कि सिर्फ ये पेस्ट मर जाए, बाकी सारी चीजें जिंदा रहें? तो यहाँ पर हम एक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम एक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं टू किल द अनदर ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात? हम एक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार सकें। ये ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है? ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ये हमेशा फील्ड्स के लिए क्या होता है? फील्ड्स के लिए हैजार्डस होता है या फील्ड के लिए खतरनाक होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे शुरू करते हैं। अब बायो कंट्रोल एजेंट देखते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल refers to the use of biological method. Biological method, what is the means of biological method प्यारे बच्चों? Biological का method का मतलब है organism। ठीक है, what is the means of biological method? Biological method का मतलब है organism. So biocontrol refers the use of biological method to control the plant disease and the pest. तो हमें यहाँ पर प्लांट को के ऊपर इनका इस्तेमाल करना है जिससे प्लांट जो है उसके अंदर डिजीज का बैक्टीरिया, वायरस वो एंट्री ना ले। और अगर किसी फील्ड में ये पेस्ट ग्रो हो रहे हैं, पेस्ट कैन बी इंसेक्ट, पेस्ट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, उन्हें भी किल करना है। ठीक है, केमिकल्स एज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अगर हम इनकी जगह पर, देखो ध्यान से सुनो, ये मेथड थोड़ा स्लो होता है पर इससे फसलों का कोई लॉस नहीं होता। ये मेथड होते तो फास्ट हैं पर फसलों का इससे बड़ा सारा लॉस हो जाता है और वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत लॉस करता है। इसीलिए जब हम दाल चावल लाते हैं तो उनको घर पे अच्छे से धोना चाहिए, नहीं तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपके अंदर भी जा सकते हैं और आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, सो केमिकल एज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल। कैसे होते हैं? एक्सट्रीमली हार्मफुल टू
टू whom ह्यूमन बींग्स। भाई आप जो भी फील्ड से उगा रहे हो किसको खिला रहे हो, खुद तो खा रहे हो ना, ह्यूमन बींग्स ही खा रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी खतरनाक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। एंड एनिमल्स जो भी इसे खाते हैं उन्हें भी ये दिक्कत करते हैं। साथ ही साथ ये हमारी पूरी सॉइल को भी पोल्यूट करते हैं, हमारे वेजिटेबल को पोल्यूट करते हैं, फ्रूट्स को पोल्यूट करते हैं, पूरी क्रॉप को पोल्यूट करते हैं और एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, नाउ इवन जब बारिश होती है और सॉइल बह के जाती है और वही सॉइल किसी दूसरे वाटर बॉडी में मिलती है तो दूसरे वाटर बॉडी को भी पोल्यूट कर देती है। ठीक है, चलिए, आर सॉइल इज ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू द यूज ऑफ वीडिसाइड टू रिमूव द वीड। इवन व्हाट इज द वीड्स, वीड्स आर व्हाट, वीड क्या है, वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट। आपकी नॉर्मल प्लांट की जो है ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी वीड्स की होती है, तो आपके नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं इनके चारों तरफ कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, पर वो होते बेसिकली वो क्या करते हैं, compete करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और जो नॉर्मल क्रॉप को भोजन मिलना होना तो होता है वो बाजू से खुद खींच लेते हैं, तो नॉर्मल प्लांट को भोजन नहीं मिल पाता, वो नॉर्मल प्लांट मरने लग जाता है, ये ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अपने फील्ड में क्या यूज कर रहे हैं, वीडीसाइड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप अपने फील्ड में वीडीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीड तो किल कर देगा पर साथ में आपकी सॉइल भी पोल्यूट कर देगा और आपकी क्रॉप को भी खराब करेगा। कन्वेंशनल फार्मिंग practices which use chemical method to kill both useful and harmful life forms indiscriminately। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से सुनो, देखो ये तो वो बात है कि अगर हमने समझो अगर एक पॉपुलेशन है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि इस पॉपुलेशन में हम कोई ऐसी गैस छिड़क दें जिसमें कुछ मरे कुछ ना मरे, पर अगर आप गैस छिड़क रहे हैं तो हर ऑर्गेनिज्म ही तो उसको ले रहा है, तो हर ऑर्गेनिज्म के मरने की संभावना है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जब आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो उसमें ये थोड़ी होता है कि मेरे घर का, ये मेरा दादा, ये मेरा नाना, ये मेरा चाचा, इसको नहीं मारेंगे बाकी सबको मारेंगे। तो यहाँ पर कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि ये मेरा है इसको नहीं मारना, ये तेरा है इसको नहीं मारना, यहाँ सब मरते हैं, जिसकी वजह से आपके फील्ड पे जो अच्छे वाले कीड़े मकोड़े रहते हैं जो अच्छा करते हैं फील्ड के लिए, वो भी मर जाते हैं। ठीक है, so this holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of the interaction between the group of organisms that constitute the field flora and fauna। इन सब चीज़ों के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे फील्ड में अच्छे वाले कीड़े मकोड़े ना मरे, तो उस जगह पर पाए जाने वाली पॉपुलेशन, उस जगह पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, इन सब के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर फलाना पौधा है तो उसके लिए ये वाला कीड़ा अच्छा है, इसको इंसेक्टिसाइड से मरना नहीं चाहिए। सब कुछ पता होगा किसान को, तभी वो कौन सा उसको बायो कंट्रोल एजेंट यूज करना है। ऐसा नहीं कि हमने बायो कंट्रोल एजेंट कोई पक्षी छोड़ा, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ा, वो अच्छे वाले इंसेक्ट्स को मारने लगा, तो ऐसा ना हो। इस चीज के लिए हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि इस फील्ड में हमें किस प्रकार के पौधे लगाने हैं। अगर हम इस फील्ड में ये वाला पौधा लगा रहे हैं तो इसके लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज करेंगे तो जो है खतरनाक वाले पेस्ट नहीं आएंगे। ऐसा ना हो कि जो हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं वो अच्छे वाले कीड़े मकोड़े भी मार दे। तो ये सब चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। इन द एग्रीकल्चर, कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल। तो बेसिकली हम जो बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं वो नेचुरल प्रिडेटर होना चाहिए, वो अपना भोजन खुद छांट कर ले, ना कि उसकी जगह पर हम केमिकल यूज करें। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर जो होते हैं, अच्छा इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। नाउ एक चीज और मैं आपको बताऊं, क्या फर्क है दोनों में। देखो, ऑर्गेनिक खेती जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, पर अगर आप न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक ग्रेन्स, ये हमेशा सेहत के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ना तो आपने इसमें कोई इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, केमिकल कुछ भी नहीं यूज किया, तो इन ग्रेन्स में केमिकल का डिपोजिशन नहीं है और ये आपके लिए हेल्दी होते हैं। पर हाँ, ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मैन्योर जो है जो आपकी ग्रीन मैन्योर होती है उसका इस्तेमाल करना होता है, इसके लिए आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक चाहे फ्रूट खरीदो, चाहे वेजिटेबल खरीदो, चाहे कोई दाल चावल खरीदो, ये हमेशा थोड़े से महंगे आते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसमें आप एक्सपेंसिव खर्च भी तो कर रहे हो। पर ये बात अगर आप बात करो कि मैं कौन सा ग्रेन खाऊं, तो हमेशा ऑर्गेनिक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, मोर वेराइटी लैंडस्केप हैज मोर सस्टेनेबल। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम ये सोचते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स उगाए और वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहेगा, तो वो क्रॉप जो है सर्वाइवल, वो क्रॉप उतनी अच्छी वैरायटी की नहीं है। तो जितना बड़ा फील्ड रहे उसमें उतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रहें, तभी आपका एक इकोसिस्टम बैलेंस रह पाएगा। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, देखो कैसे ली है बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। समटाइम पेस्ट क्या होते हैं?
पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो है खेतों को लॉस करते हैं। पर कभी कभी, ठीक है, कभी कभी इन पेस्ट को देखो, बहुत पेस्ट क्या होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट दीज आर द ऑर्गेनिज्म। ये क्या है बच्चों? पेस्ट क्या है? ठीक है, देखो 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 देखो, ये ऑर्गेनिज्म है विच हार्म द क्रॉप, ठीक है। पर हर पेस्ट हर क्रॉप को हार्म करे ये जरूरी तो नहीं भाई। कुछ पेस्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्रॉप को ही हार्म करते हैं, जरूरी तो नहीं कि भाई, देखो देखो भैया, शेर जो है, शेर मांसाहारी और वो शिकार करता है, पेड़ तो नहीं खाएगा वो। समझ में आई बात? हर मांसाहारी सिर्फ हिरण को खाए जरूरी है क्या? नहीं ना, हर मांसाहारी अलग अलग चीजों, उनका भोजन अलग अलग होता है। यहां पर भी ऐसा ही है, हर पेस्ट जो है वो हर प्रकार की क्रॉप को डैमेज नहीं करता। हर पेस्ट जो है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्रॉप को ही डैमेज करता है। तो जब भी हम बात करते हैं, हर पेस्ट को आपको इरेडिकेट करने की जरूरत नहीं है। इरेडिकेट मतलब मारने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड दे आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाय ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू चेक एंड बैलेंस विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। हाँ, इनको आप सिस्टम में रखिए, बस बार बार चेक करते रहिए कि इनका जो, ये ऐसा तो नहीं कि ये शुरू कर दिया अटैक करना। तो हर को आपको इरेडिकेट करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो पैदा ही हुए हैं कि इनकी तो ऐसी की तैसी करके रहेंगे, उनको आप मार दीजिए। पर हर पेस्ट जो है, जो ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे हैं, उनको मारने की जरूरत नहीं है। पर इसके लिए आपको एक सिस्टम के ऊपर रेगुलर चेक रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ according to the organic farmer, the eradication of pests is possible but undesirable because without them the beneficial predators and parasitic insects which depend on them as food host would not be able to survive। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर जो होते हैं उन्होंने क्या कहा कि इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट इज पॉसिबल है इरेडिकेशन करना पेस्ट का, बट ज्यादा डिजायरेबल नहीं, अनडिजायरेबल है। बिकॉज विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रिडेटर्स, ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझते हैं। तो देखो, जब हम पेस्ट को इरेडिकेट करने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर कुछ ऐसे पेस्ट जैसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, क्रॉप्स के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे पेस्ट रहते हैं जो ज़्यादा खराब तो नहीं रहते पर ठीक ठाक रहते हैं। अब अगर हम सारे पेस्ट को मार देंगे, बहुत खराब वाले मर गए चलेगा, पर अच्छे वाले और कम खराब वाले नहीं मरने चाहिए, क्योंकि उन कम खराब वालों के ऊपर वो अच्छे वाले जो है वो डिपेंडेंट होते, खाना क्या खाएंगे। तो अगर हम हर पेस्ट को मार देंगे तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा खराब वालों को मार देंगे चलेगा, पर कम खराब वालों को मत मारो, क्योंकि अच्छे वाले जो पेस्ट है वो अल्टीमेटली उन जो है दूसरे पेस्ट के ऊपर निर्भर होते हैं। तो हमें इन चीज़ों की बहुत जानकारी होनी चाहिए कि हम हर पेस्ट को ना मारें और हम वही बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा डेंजरस पेस्ट को मारता हो। हर पेस्ट को मारने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक फार्मर द इरेडिकेशन ऑफ द पेस्ट इज पॉसिबल, पर इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रिडेटर्स जो होते हैं आपके खेत के, जो अच्छे होते हैं क्रॉप्स के लिए, एंड द पैरासाइट इंसेक्ट जो डिपेंड करते हैं कुछ पेस्ट के ऊपर, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करते, देखो कितने सारे कीड़े बीटल्स को यूज कर रहे हैं, इन कीड़ों को खा रही ना बीटल्स, ठीक है। तो अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं तो हमें केमिकल से छुटकारा मिल सकता है। नाउ देखते हैं आगे। Important part of biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit in the field and also their life cycle pattern, feeding and the habitat they prefer। तो अगर आप बायो कंट्रोल एजेंट को यूज़ करना चाहते हैं अपने केमिकल को सबसाइड करके, तो आपको फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्रॉप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो क्या खाते हैं वहाँ पे पेस्ट, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस हेल्प्स द डेवलपिंग एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। तो अगर कोई जो ऑर्गेनिक फार्मर है, उन सब को, उस फार्मर को इन सब चीज़ों की जानकारी होगी, तभी वो आगे काम कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात, मैंने आपको क्या बताया कि जो बायो कंट्रोल एजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात, बायो कंट्रोल एजेंट जो है ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि वो हमेशा माइक्रोब्स ही हो, वो बड़े ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड एक बीटल है जो कि यहाँ पर भी दी हुई है, देखो ये देखो, लेडी बर्ड एक बीटल है, ठीक है, खा रही ना इंसेक्ट्स को। तो लेडी बर्ड जो है ये एक बीटल है जो कि एफिड्स को खाती है, ठीक है।
समझ में आई बात? एफिड इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हमेशा माइक्रोब्स का, क्योंकि हम माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ रहे हैं तो हम उन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बायो कंट्रोल एजेंट हैं। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रहे बायो कंट्रोल एजेंट, बड़े ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जैसे लेडी बर्ड एफिड को खाती है जो कि एक इंसेक्ट है। ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम खेलने जाते हैं और अंधेरा होने लगता है तो अपने ऊपर मॉस्किटो आने लगते हैं तो उसके ऊपर ड्रैगन फ्लाई आती है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई क्या करती है, ये मॉस्किटोज खाती है। तो अगर आपके खेतों में बहुत मॉस्किटो हैं तो आप ड्रैगन फ्लाई ले आइए, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, देखो हम लोगों ने, हालांकि ये जो टॉपिक है बीटी मतलब बैड ट्रिप नहीं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाली हूं मैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, बीटी बैसिलस थ्रिंजेंसिस, ठीक है, बैसिलस थ्रिंजेंसिस, ठीक है, थ्रिंजेंसिस, ठीक है। बैसिलस थ्रिंजेंसिस ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है बच्चों? बैक्टीरिया है। इसके बारे में कुछ कहानी आपको सुनाती हूँ आज, जिससे आपको सुनकर मजा भी आएगा और आपको थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। कि अगर आपको टॉपिक लग रहा है ही भगवान मैम ये कितना बोरिंग टॉपिक है, तो बिल्कुल भी बोरिंग टॉपिक नहीं है। चलिए हम लोग बीटी बैसिलस थ्रिंजेंसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, देखते हैं। बीटी लिख देती हूँ बस, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। देखिए हम ये मान लीजिए कि ये आपका बैसिलस बैक्टीरिया है बच्चों जी। इसके पास ना एक जीन होता है, ध्यान से समझना। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको वापस से भी डील करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके पास बेटा जी, प्यारे लल्ला जी, इसमें एक जीन होता है, ठीक है, जीन, ओके। और इस जीन का नाम होता है क्राइजीन। क्या होता है बच्चों? क्राइजीन, ठीक है। हुई क्राई करता रहता है। ये क्राइजीन जो है बच्चों, ये एक क्राई प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन एक प्रकार का टॉक्सिन है। ये एक प्रकार का क्या है बच्चों जी? टॉक्सिन। समझ में आई बात? तो बैसिलस थ्रिंजेंसिस, मैडम टॉक्सिन का इस्तेमाल क्यों करना है अपने को, आइए समझते हैं। सो ये जो आपका बैसिलस थ्रिंजेंसिस बैक्टीरिया होता है, ये इसके पास एक जीन होता है, क्राइजीन कहते हैं। अब जीन है तो प्रोटीन बनाएगा, तो ये जीन जो प्रोटीन बनाता है उसको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन जो होता है ये बेसिकली एक प्रकार का टॉक्सिन होता है, ठीक है। समझ में आई बात? अब होता ये है कि ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये जो टॉक्सिन होता है ये किस चीज़ को मारने के लिए होता है? बीटल्स को मारने के लिए होता है, बॉल वॉर्म्स को मारने के लिए होता है, और खतरनाक कीड़ों को मारने के लिए होता है। ये जो टॉक्सिन है बड़ा ही खतरनाक है, समझो। हमने क्या किया, ध्यान से समझना, क्या क्या कहानी है। जैसे मान लो कि कोई वॉर्म आया, ठीक है, इसको हमने पत्तियों के ऊपर छिड़क रखा है, ठीक है। तो वॉर्म जो है इसको खा लेगा, पत्ती खाएगा, ठीक है। वॉर्म जो है पत्ती खाएगा। अब पत्ती खाएगा तो ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर पहुंच जाएगा, पर मर के भी हम तुझे मारेंगे, ये वादा होता है आपके बीटी का। बेसिकली ये करता क्या है कि जब पत्तियों को खाएगा, कौन पत्तियों को खाएगा? कोई वॉर्म खाएगा, कोई बीटल खाएगी, ठीक है, जो खतरनाक होती है। अगर वो खा रही है तो बैक्टीरिया तो मर गया, पर ये टॉक्सिन क्या है? अभी टॉक्सिन बाहर कैसा है बच्चों जी? बाहर टॉक्सिन है इनएक्टिव। क्या है बच्चों? बाहर टॉक्सिन इनएक्टिव। पर जैसे ही ये बैक्टीरिया किसी भी कारणवश, ठीक है, बेसिकली बीटी का इस्तेमाल हम बीटी कॉटन में करते हैं। कहाँ करते हैं? बीटी कॉटन में करते हैं, ठीक है। और बीटी कॉटन में एक वॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं बॉल वॉर्म। क्या कहते हैं? बॉल वॉर्म। अब जैसे ही ये बीटी कॉटन जो है बॉल वॉर्म खाता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो टॉक्सिन इनएक्टिव पड़ा हुआ, ध्यान समझना, इसके अंदर टॉक्सिन पाया जाता है। टॉक्सिन जो होता है इनएक्टिव पाया होता है, ठीक है। जैसे ही बॉल वॉर्म ने इस कॉटन को खाया, ठीक है, खाया, ठीक है, ये टॉक्सिन क्या हो गया बच्चों जी? ये टॉक्सिन हो गया एक्टिव। समझ रहे हो बात को? टॉक्सिन हो गया एक्टिव, ठीक है। कहाँ पर एक्टिव होता है? ये इसकी मिड गट में एक्टिव होता है, ठीक है, मिड गट में एक्टिव होता है और ये बॉल वॉर्म को किल कर देता है। समझ में आ गई बात? डन है। तो अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये कॉटन तुमने कैसे बनाया? क्या तुमने इसमें ये बैक्टीरिया को छिड़का? जी नहीं, जी नहीं। ये जो बीटी कॉटन आप बनाते हो ये बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हो, ये पता होना चाहिए। बीटी कॉटन कैसे बनाते हो? ये बनाते हो बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। कैसे बनाते हो? बायोटेक्नोलॉजी। बीटी बैंगन, बीटी कॉटन हम पढ़ेंगे। बीटी बैग कॉटन जो होता है, ये जैसे मान लो कि ये आपका कॉटन का डीएनए है और ये मान लो आपका बैसिलस का डीएनए, ध्यान समझना। तो ये है आपका कॉटन डीएनए, ठीक है, ये कॉटन डीएनए है बच्चों, और ये है आपकी क्राइजीन। क्या है बच्चों? क्राइजीन। इस क्राइजीन को इसमें घुसा दो,
ठीक है, इस क्राइजीन को इसमें घुसा दो, घुसा दिया, ये क्राइजीन इसके पास आ गई, ठीक है, तो ये कैसा कॉटन बन गया है, ये है अब बीटी कॉटन। समझ में आ गई बात। अब अगर बॉल वॉर्म इसको खाएगा, इस कॉटन को खाएगा, तो भैया क्राइजीन बॉल वॉर्म के अंदर पहुंच जाएगा, बॉल वॉर्म के अंदर वो क्राइजीन जो है उसके मिड गट में छेद कर देगा और उसे मार डालेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप कर लेते हैं कि उस वैरायटी को अगर तूने खाया तो तेरा मरना तो तय है, ठीक है। बीटी बैंगन, बीटी कॉटन, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी इंसर्ट द क्राइजीन इनटू द डीएनए ऑफ द कॉटन, ठीक है, सो दैट जो आगे जनरेशन के कॉटन बनेंगे उन सब के पास वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला क्राइजीन है। जैसे ही वो जीन जाएगा बॉल वॉर्म के मिडगट में, वो टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा और परफोरेशन कर देगा इंटेस्टाइन में, बॉल वॉर्म या कोई भी इंसेक्ट जो उसे खा रहा है वो मर जाएगा, ठीक है। पर अभी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी करने का टाइम नहीं है, हम बीटी को डायरेक्टली एज अ बायो कंट्रोल की तरह यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो आपका बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रिंजेंसिस, ये डायरेक्टली इसके ड्राई फॉर्म को लेंगे, उसको पानी में मिलाएंगे और पूरे में स्प्रे कर देंगे। जब हम स्प्रे करेंगे तो बैक्टीरिया जो है पूरे प्लांट की पत्तियों में फैल जाएगा। अब जैसे ही उस पर कोई इंसेक्ट जो खतरनाक है वो पत्तियों को खाने के लिए आएगा, वो जो टॉक्सिन है उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा और इंटेस्टाइन में टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा और वो टॉक्सिन उसकी इंटेस्टाइन में छेद करके उसे मार डालेगा। क्लियर हो गई बात। तो मैडम वो पत्तियां हम लोग भी तो खाते हैं, हमारी भी इंटेस्टाइन में छेद होना चाहिए? नहीं, ये जो टॉक्सिन है ये बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम होता है। ये डिजाइन है बीटल्स को, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ठीक है, बॉल वॉर्म को मारने के लिए, हमारे लिए नहीं। तो अगर हम उन पत्तियों को खा भी लें जिसमें बीटी टॉक्सिन्स हैं, बीटी बैसिलस थ्रिंजेंसिस हैं, तो हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो उसकी इफेक्टिविटी हमारे लिए नहीं है, ठीक है। उस बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो बैसिलस थ्रिंजेंसिस इज अ microbial biocontrol agent that can be introduced to control the butterfly, caterpillars, bollworms। समझ में आई बात? डन है। आगे बढ़े। ये कैसे अवेलेबल होता है, ठीक है, हम लोग बीटी के बारे में पढ़ रहे हैं, बैसिलस थ्रिंजेंसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो कैसे स्प्रे किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये शैसे में, पैकेट्स में अवेलेबल होता है, इसमें बैक्टीरिया के ड्राई स्पोर्स होते हैं, इसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है और जो भी वल्नरेबल प्लांट होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं पेस्ट के प्रति, उन पर छिड़क दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज। जैसे ही कोई इंसेक्ट खाएगा उसके टॉक्सिन में रिलीज हो, उसके गट में रिलीज होगा वो टॉक्सिन और वो लार्वा मिड गट पे रिलीज होता है और वो लार्वा वहीं मर जाएगा। The bacterial disease kill the caterpillar but leave other insect unharmed। तो बेसिकली ये कैटरपिलर, बटरफ्लाइज, बॉल वॉर्म, ठीक है, कुछ खतरनाक बीटल्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी इससे दूसरे इंसेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बट डिजाइन ही है कुछ को मारने के लिए। ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियर हैव बीटी टॉक्सिन जीन। तो मैंने आपको बताया कि बीटी टॉक्सिन जीन कैसे बनता है। तो भैया बायोटेक्नोलॉजी करने का समय तो नहीं है, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा हम करते हैं ताकि नेचुरली कुछ छिड़काव ना करना पड़े, वो प्लांट ही ऐसे बन जाए कि उनके पास ही वो जीन है, तो जैसे जीन एक्टिव होगा वो टॉक्सिन बनाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर मर जाएगा। पर यहाँ पर यह है कि बाहर से आपको छिड़कना पड़ेगा बैक्टीरिया को जो है इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट के अंदर जो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिन। वो बैक्टीरिया अंदर भले अपना प्राण दे देगा पर वो बैक्टीरिया तुरंत जाके टॉक्सिन एक्टिव करेगा क्योंकि उसके अंदर जीन है। जो क्राई जीन है ना, वो कहाँ एक्टिव होता है, वो मिडगट में एक्टिव होता है आपके इंसेक्ट के, और तुरंत वहां जाके क्या बनाता है, टॉक्सिन छेद कर देता है और वो इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। कहाँ छेद करता है? इंटेस्टाइन में। प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू द अटैक बाय द इंसेक्ट पेस्ट। एग्जांपल इज बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट है। नाउ उसके बाद हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका फंगस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फंगस ट्राइकोडर्मा, ठीक है। हम लोग जो है एंटीबायोटिक बनाने के लिए ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन नाम की हमने एंटीबायोटिक बनाई थी, किससे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। यही ट्राइकोडर्मा यहाँ पर है। फंगस ट्राइकोडर्मा को भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, पर साथ ही साथ हम लोग इसको ट्रीट करने के लिए भी, प्लांट डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये एंटीबायोटिक बनाता है जिसको हम साइक्लोस्पोरिन कहते हैं, ठीक है। ये एक फ्री लिविंग फंगस है, ठीक है। ये कैसा फंगस है बच्चों जी? ये एक फ्री लिविंग फंगस है दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट सिस्टम एंड इफेक्टिव अगेंस्ट द सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, ये कुछ नहीं करना है, इसको प्लांट में छोड़ देना, ये अपना एंटीबायोटिक बनाएगा और सारे इंसेक्ट पेस्ट वहीं पे मर जाएंगे। क्लियर है? आगे बात है, किसी के साथ एसोसिएट नहीं रहता, ये फ्री पड़ा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, बैक्यूलो वायरस, ठीक है।
बैक्यूलो वायरस जो होते हैं ये इंसेक्ट्स को भी मारते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स को मारते हैं। कौन कौन से? लेपिडोप्टेरन्स को, डायप्टेरन्स को। देखते हैं किसको किसको और मार। चलो एक और चीज बता दूं, ये जो बीटी होते हैं ना, ये बीटी कहाँ गए बीटी, तो ये बीटी जो जीन्स होते हैं ये किसको किसको मारते हैं? ये डायप्टेरन्स को मारते हैं, जैसे मक्खियाँ आती हैं उसमें, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं, इसमें बग वॉर्म आता है, बॉल वॉर्म आता है इसमें, ठीक है। और आपका उसके बाद ये किसको और मारते हैं? ये बहुत सारे बटरफ्लाइज को मारते हैं, ठीक है, बहुत सारे बीटल्स को मारते हैं ये, ओके। नाउ उसके बाद मैं आपको बता रही थी फंगस। ट्राइकोडर्मा फंगस जो होता है ये रूट से एसोसिएट नहीं रहता है, ये रूट के बाहर बाहर होता है। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। ट्राइकोडर्मा जो होते हैं, देखो फंगस ट्राइकोडर्मा एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है जो कि प्लांट डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी होता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, रूट के आसपास पाए जाते हैं, किसी भी पैथोजन की एंट्री रूट में होने ही नहीं देते। तो ये क्या पाए जाते हैं? रूट के चारों तरफ पाए जाते हैं और किसी भी पैथोजन की एंट्री नहीं होने देते। लास्ट में आते हैं बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस जो होता है ये बहुत ही बड़ी वायरल फैमिली का मेंबर है, पर इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही नैरो होता है, मतलब ये किसी बर्ड को इफेक्ट नहीं करता, ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट नहीं करता, बस ये जो है इंसेक्ट को मारने का काम करता है, इंसेक्ट को, छोटे मोटे और थोड़े बहुत कीड़े पकड़ों को। बैक्यूलो वायरस को हम न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रल वायरस भी कहते हैं, ये एनसीईआरटी का नाम है, इसलिए याद रखना है कि इसके हेड जो होता है उसके बहुत सारे कोने होते हैं, पॉलीहेड्रल कहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारे कोने वाला हेड है इनका, ठीक है। द वायरस जो है ये बहुत ही स्पीशीज स्पेसिफिक है, ये सबको मारता नहीं लगता है, ये जिसको चाहिए उसी को मारता है, हर किसी को नहीं मारेगा। नैरो स्पेक्ट्रम होता है और इसके बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन है, मतलब ये अच्छे इंसेक्ट्स को नहीं मारता। दे हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्लांट, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ये मैमल्स, बर्ड, फिश को कोई हार्म नहीं करता बैक्यूलो वायरस, ठीक है। आगे बढ़े। एग्जाम्पल्स ऑफ बायो कंट्रोल में कौन कौन सा कर लिया हम लोग, एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने बायो कंट्रोल एजेंट की तरह लेडी बग, पहले बायो कंट्रोल एजेंट की तरह माइक्रोब्स की नहीं, पहले लेडी बग का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसका किया था यार? लेडी बग के बाद तो यार मुझे भूल गए क्या, हाँ लेडी बर्ड के बाद क्या था? ड्रैगन फ्लाई, उसके बाद बीटी, उसके बाद ट्राइकोडर्मा, उसके बाद बैक्यूलो वायरस, ठीक है। इतने हम लोगों ने पढ़े। नाउ एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल, बायो हर्बिसाइड, ठीक है। सबसे पहले बायो हर्बिसाइड ये इतना था एनसीईआरटी का, थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ते अपन। इट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो हर्बिसाइड मतलब हर्ब्स को मारेगा ये, पर कौन सी हर्ब्स को? वीड्स को मारेगा, क्योंकि वो अनवांटेड होती हैं, ठीक है। यूज ऑफ इंसेक्ट फीडिंग और स्पेसिफिक वीड और यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिजीज इन वीड। किस तरीके से मानेंगे? या तो हम कोई एक ऐसा इंसेक्ट भेज दें तो वो वीड को ही खा जाए, या हम कोई एक ऐसा माइक्रोब डाल दे उसमें जो क्या कर दे, उस वीड को क्या कर डाले, धीरे 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 करके उसमें बीमारी कॉज कर दे और वीड अपने आप मर जाए। तो कौन कौन सा बायो हर्बिसाइड हम यूज करते हैं? सबसे पहले हम इंसेक्ट को भी हम बायो, जैसा कि आपको मैंने बताया, जैसे कि आपने लेडी बग का भी इस्तेमाल किया, बीटल का भी इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई का भी इस्तेमाल करते हैं आप। तो सबसे पहले वीड है ओपनशिया। ओपनशिया जो है वो एक इंसेक्ट से कंट्रोल होती है जिसको हम कहते हैं कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ठीक है। याद नहीं करना है पर मैं बता रही हूं कि हम ऐसे इंसेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, ओपनशिया। प्रिकली पियर कैक्टस का जो है खाने का इस्तेमाल करते हैं, कैक्टस। चलो नेक्स्ट इज हाइपरकम परफोरेटम, नाम से ही समझ में आ रहा, परफोरेशन करेगा, ठीक है। क्राइजोलिना बीटल्स जो है ये काम करती हैं, छेद करने का काम करती हैं, इसको हम कलमत वीड भी कहते हैं, तो इस वीड को खाने का काम करती हैं क्राइजोलिना, ठीक है। नाउ माइको हर्बिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने ये बात की कि भैया जी इंसेक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं वीड को खाने के लिए। दो इंसेक्ट पढ़े हमने, आपका क्राइजोलिना कैक्टोरम और कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम और क्राइजोलिना बीटल्स, ठीक है। ये किसको किसको खाते हैं? और कैक्टस को खाता है आपका कैक्टोरम और आपका कलमत वीड को खाता है आपका क्राइजोलिना, ठीक है। नाउ फंगस का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने ट्राइकोडर्मा तो एक पढ़ा ही पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है? मिल्क वीड वाइन्स, ठीक है। जो वाइन में मिल्क वीड्स होती हैं उनको हम कौन सा फंगस करते हैं यूज? हम यूज करते हैं फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा, ठीक है। तो फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा डिवाइन, तो ऑर्किड्स में मिल्क वीड होती है जिसको मारने के लिए हम एक फंगस का इस्तेमाल करते हैं। द नेम ऑफ फंगस इज फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा, इसको हम डिवाइन भी कहते हैं, ठीक है। वाटर हाइसेंथ, ये यूएस इन फ्लोरिडा वाटर हाइसेंथ जो होता है ये दिखने में बड़ा सुंदर होता है, पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, पर इट इज नॉट गुड फॉर द वाटर बॉडीज, ठीक है। इसमें हम जो है सर्कोस्पोरा रोडमानी के फंगस स्पोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है पर आप एक थोड़ा दिमाग में रखना कि ऐसा भी होता है, ओके। नाउ बायो इंसेक्टिसाइड,
ठीक है, चाहे बायो इंसेक्टिसाइड का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने अभी बायो हर्बिसाइड पढ़ा। बायो हर्बिसाइड का मतलब जो आपके वीड्स को कंट्रोल करते हैं, तो बायो हर्बिसाइड जो होते हैं वो इंसेक्ट से कंट्रोल हो सकते हैं, फंगस से कंट्रोल होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बायो इंसेक्टिसाइड। हम लोग अब मारेंगे, पहले हमने वीड को मारा बायो हर्बिसाइड से, अब हम इंसेक्ट को मारेंगे। सो दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये इनके जो देखो कैसे इंसेक्ट खा रहा है और इनके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं या ये खुद प्लांट को बड़ी ही हार्म करते हैं, ठीक है। तो बायो इंसेक्टिसाइड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टरलाइजेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इज स्टरलाइजेशन स्ट्रैटेजी मेरे प्यारे लल्ला? इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टेराइल मेल्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये मेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो होंगे ये आपके दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाएंगे और ये बच्चे पैदा नहीं करेंगे हम, क्योंकि स्टेराइल मेल्स को छोड़ रहे हैं, जैसे कि स्क्रू वॉर्म। अगर हम स्टेराइल मेल्स को छोड़ेंगे, तो ये दूसरे मेल्स को, दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाएंगे और खुद भी बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ताकि ये नंबर ऑफ इंसेक्ट ना बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट हार्मोन और फिरोमोन्स, ठीक है। हम कुछ ऐसे इंसेक्ट छोड़ेंगे जो केमिकल मैसेंजर निकालेंगे, जिनको हम फिरोमोन्स कहते हैं। तो पहला हम इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये अच्छी लेक्चर सुनो आप, कितना इंटरेस्टिंग है कि कोई किसी भी इंसेक्ट को अगर हमें मारना है तो हम कैसे कंट्रोल करें। तो हम एक ऐसा इंसेक्ट छोड़ दें जो बच्चे पैदा ना करे, क्योंकि अगर वो इंसेक्ट बच्चे पैदा करने लगेगा तो वो भी अपना नंबर बढ़ाने लगेगा और फिर हम अल्टीमेटली इंसेक्ट कंट्रोल करने गए थे, दूसरा इंसेक्ट बढ़ने लगा। तो एक स्टेराइल मेल को चुनो, जैसे स्क्रू वॉर्म, भी बच्चे पैदा नहीं करेगा, दूसरे इंसेक्ट को खाता रहेगा, तो जो आपके खतरनाक वाले इंसेक्ट हैं तो एज ए इंसेक्टिसाइड की तरह ही तो बिहेव किया, दूसरे इंसेक्ट मरते रहेंगे। फिरोमोन्स, हम कुछ ऐसे इंसेक्ट को छोड़ें जो कुछ ऐसे केमिकल्स निकालें, ठीक है, जो कि मेल्स को अट्रैक्ट करे, आओ 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 इधर आओ, ठीक है। तो ये क्या करे, फिरोमोन्स क्या होते हैं, फिरोमोन्स आर द केमिकल्स। फिरोमोन क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स जो हैं ये बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं, ये मेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, फिर जैसे मेल पहुंचता है उसको धर 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 खा जाते हैं। अब उसके बाद देखें, जैसे कि फिरोमोन ट्रैप के बारे में बात करती हूँ, जैसे कि कुछ फिरोमोन्स वो निकालते हैं, ठीक है, तो ये मेल्स को अट्रैक्ट करते हैं और मेल सोचता है कि इसके साथ मैं बच्चा पैदा करूंगा, पर जैसे ही वहां पहुंचता है उसको वो मार गिराते हैं या वहां से अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, फिरोमोन ट्रैप्स होते हैं कि वो बुलाते हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, इधर आओ इधर आओ। जैसे ही मेल्स उसके पास पहुंचता है वो वहां रहते ही नहीं, तो बेचारा मेल परेशान हो जाता है, और अगर वहां रहे तो उसको खा जाते हैं, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन टेक्निक, पेपर स्ट्रिप्स विद द फिरोमोन्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द फील्ड, ठीक है। ये जो देखो फिरोमोन्स, देखो पेपर लगाया हमने और पेपर में फिरोमोन्स डाले हमने और फिर वो पेपर सब जगह छोड़ दिए। अब उस केमिकल को सूंघ सूंघ कर सारे इंसेक्ट वहां पे आके बैठेंगे, वो पेपर को हम मोड़ मार के फेंक डालेंगे, ठीक है। स्प्रेड ऑल ओवर द फील्ड, सो मेल कैन नॉट लॉन्गर लोकेट बाय द फीमेल्स। अब उस पेपर के नीचे मेल जाके पहुंच गए हैं, तो फीमेल जो उनकी प्रजाति की थी वो उनको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो बेचारे उड़ते अट्रैक्ट होकर कहां पहुंच गए, उस फिरोमोन्स के पास। तो हमने फिरोमोन को पेपर में छिड़का, पेपर फेंक दिया हर कहीं पे। सारे मेल सोचे हाँ मेरी संगनी आ गई, संगनी को ढूंढने गए, पेपर के नीचे छुप गए, जो रियल संगनी थी उसको ढूंढ ही नहीं पा रही। मेटिंग नहीं होगी तो बच्चा ही पैदा नहीं होगा। समझ में आ रही बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मोल्टिंग हार्मोन, ध्यान से समझिए। इक्डियोसोन्स या जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं। किसी भी इंसेक्ट को जब अपने डेवलपिंग स्टेज में लार्वा से एडल्ट बनना है तो वो बहुत सारी मोल्टिंग करता है, और मोल्टिंग के लिए हार्मोन बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं इक्डियोसोन्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन एट द इनएप्रोप्रिएट टाइम रिजल्ट द अर्ली डेथ ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। बेसिकली मोल्टिंग हार्मोन का काम क्या होता है, वो इंसेक्ट को डेवलप कराता है। अब तुम जल्दी जल्दी डेवलपिंग हार्मोन करोगे तो इंसेक्ट इतनी जल्दी तो डेवलप हो नहीं पाएगा और वो वहीं मर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके भी इस इंसेक्ट को मार सकते हैं। चकमा दे दो इंसेक्ट को, फिरोमोन छिड़क दो इंसेक्ट पे, ठीक है, उसके बाद मोल्टिंग हार्मोन छिड़क दो, इससे भी मार सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम नेचुरल इंसेक्टिसाइड की बात करें, नेचुरल इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है, जैसे कि रोटिनोन, ये जो है डेरिस इलेक्ट्रिका की रूट से निकाला जाता है। निकोटीन टोबैको से निकाला जाता है। अजाडिरेक्टिका इंडिका मतलब नीम की लीफ से निकाला जाता है। नेक्स्ट इज पायरेथ्रम्स और साइनिरिन, ये निकाला जाता है क्राइजेंथेमम से, डहेलिया के फूलों से, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्यूरियोसाइड्स, ये निकाले जाते हैं बैसिलस थ्रूइंजेंसिस से। तो ये भी एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, पर बेसिकली ये क्या नेचुरल है, ठीक है। हमने कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, हमने इन नेचुरल चीज़ों से ही इसको निकाला है, ठीक है।
नेक्स्ट इज, अब हम आखिरी में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया वो देख लेते हैं। हम लोगों ने बायो कंट्रोल एजेंट सीखा क्या होता है, हमने बायो कंट्रोल एजेंट जो है किसको यूज करना चाहिए जिनको जानकारी हो प्रॉपर, फिर हमने बायो कंट्रोल एजेंट में बीटी के बारे में सीखा, बैसिलस थ्रिंजेंसिस के बारे में, फिर हमने ट्राइकोडर्मा सीखा, फिर हमने जो है बीटल्स के बारे में भी सीखा। हमने ये सीखा कि जरूरी नहीं कि सिर्फ माइक्रोब ही इस्तेमाल हो बायो कंट्रोल में, कोई भी और इंसेक्ट भी यूज हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों जी, फिर हम लोगों ने सीखा आपका बैक्यूलो वायरस के बारे में, एनसीईआरटी की बात। फिर मैंने आपको इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया कि इंसेक्टिसाइड खुद एक इंसेक्ट भी हो सकता है और इंसेक्टिसाइड कोई फंगल स्पोर्स भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया बायो हर्बिसाइड्स के बारे में, ठीक है। फिर हर्बिसाइड में मैंने आपको बताया कि कौन कौन हर्बिसाइड हो सकता है और किसी भी मतलब पहले हमने बायो हर्बिसाइड के बारे में सीखा, फिर बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में सीखा और फिर मैंने आपको बताया कि किसी इंसेक्ट को किल करना है या उसको बढ़ने नहीं देना तो क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए, और कुछ हमने नेचुरल इंसेक्ट्स के बारे में भी सीखा। तो पहले बायो हर्बिसाइड सीखा, फिर बायो इंसेक्टिसाइड सीखा, ठीक है। हर्बिसाइड मतलब वीड को मारने के लिए, वीड को मारने के लिए हम कोई इंसेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वीड को या तो डिजीज कर दे मार दे या वीड को खा ले। फिर हमने बायो हर्बिसाइड में क्या सीखा कि फंगल स्पोर से भी वीड मारे जा सकते हैं। फिर बायो इंसेक्टिसाइड में हम कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करते हैं कि इंसेक्ट जो है ट्रैप में फंस जाए, और कुछ नेचुरल इंसेक्टिसाइड के नाम भी मैंने आपको बताए, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। किसी को अगर लग रहा हो कि हाय 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 नींद नहीं आए, दिल में तू सताए, कुछ समझ में नहीं आए, तो स्पीड धीरे करते जाए, तभी तो समझ में आए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आए, सब भूलते जाए और मटिया मेट हो जाए, ओके। सो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्यारे बच्चों क्या होता है, डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू ऐड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली इसमें क्या करना, अच्छे अच्छे वालों को बचाओ, खराब खराब वालों को मारो। इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिक्स फॉर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल पेस्ट ऑन वन और मोर क्रॉप्स, हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचना है जिससे अच्छे वाले पेस्ट बचे रहें, ठीक है। Integrated pest management as applied in agriculture is ideally the use of most effective, economical, safest, ecologically sustainable and sociologically acceptable combination of physical, chemical and biological method to limit the harmful effects of the crop pest। समझे, कुछ फिर बताती हूँ। बेसिकली आईपीएम के रूल्स को हमें क्यों फॉलो करना है, आईपीएल के रूल्स को हमें इसलिए फॉलो करना है ताकि हम किसी भी तरीके से खराब जो है क्रॉप्स को ना उगाएं, जिससे हमको कोई लॉस ना हो। आईपीएम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो भी मेथड एग्रीकल्चर के इस्तेमाल कर रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली केमिकल इस्तेमाल करोगे तो पानी के थ्रू आप ही के अंदर आएगा। इकोलॉजिकली बैलेंस करने वाला होना चाहिए, ऐसा ना हो कि खेत में आपने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार दिए, सारे ऑर्गेनिज्म मार दिए, इको सिस्टम को जो है तो गड़बड़ कर दिया, ठीक है। सोशियोलॉजिकली सोशल एस्पेक्ट सही होना चाहिए, ऐसा नहीं शेर छोड़ दिया सारे मर गए तो लोग बोल रहे काहे के लिए किया था यार, ठीक है। सोशियोलॉजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और सारी मेथड कंबाइन होनी चाहिए, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल यूज किया जा रहा है तो अपना तो फायदा हो रहा है, पर जो खा रहा है उसे घाटा हो रहा है, आसपास की क्रॉप्स को घाटा हो रहा है, ठीक है। दूसरे बार खुद के खेतों में क्रॉप नहीं आएगी। तो आईपीएम का मेन टारगेट ये होता है कि इस तरीके से क्रॉप उगाई जाए। अब आईपीएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू क्रिएट एंड टू मेंटेन सिचुएशन इन विच इंसेक्ट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू क्रॉप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट एंड मेंटेन द सिचुएशन इन विच इंसेक्ट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम, बेसिकली हम कुछ ऐसे मेथड इस्तेमाल करें, ठीक है, जो अच्छे होने चाहिए, जिससे कोई भी इंसेक्ट जो आपके क्रॉप को डैमेज करता है वो ना करे, पर इसके साथ साथ हम ऐसे पेस्ट को ना मार दें जो अच्छा था, ठीक है। The number of tools and components have been successfully used in IPM. These include the use of pest resistant and tolerant varieties. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाते हैं। तो जब हम बीटी कॉटन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें हम लेपिडोप्टेरन्स और आपका डायप्टेरन्स इसमें ग्रो ही नहीं हो पाते, मक्खी, बीटल, मॉस्किटो इनमें ग्रो ही नहीं हो पाता, मतलब इंसेक्ट डैमेज ही नहीं कर पाता, ठीक है। ठीक है, वैरायटी प्रेडेटर्स एंड पैथोजन, ठीक है, इसमें हम ऐसी वैरायटी बनाएं कि ना तो उसको प्रेडेटर डैमेज कर पाए ना पैथोजन डैमेज कर पाए। यूज ऑफ पैरासाइट्स, हम ऐसे पैरासाइट्स को इस्तेमाल करें जिससे वो सारे इंसेक्ट जो डैमेज कर रहा है क्रॉप को उसको खा ले। समर प्लगिंग, ठीक है, आप जो है समय समय पर कब आपकी क्रॉप खत्म हो गई मतलब गंदगी साफ करिए खेतों से। क्वारंटाइन मेजर्स, लेट प्लांटिंग, कंट्रोल्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब ये सब मेथड होते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि इस महीने पे क्रॉप उगती है तो उसको आगे पीछे करिए,
ऑल्टरनेट मैनर में हर समय एक ही क्रॉप मत लगाइए, ठीक है, और क्रॉप को देखकर लगाइए। अगर आपको पता है कि ये बहुत सेंसिटिव है तो वहां पर उनको बायो कंट्रोल एजेंट पहले से ही अप्लाई करिए, ठीक है। कंट्रोल्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स मत यूज़ करिए जो केमिकल हैं, ठीक है। बहुत सारे अट्रैक्टेंट्स और रेपेलेंट्स मत यूज़ करिए, नहीं तो आपके नॉर्मल इकोसिस्टम को भी गड़बड़ पहुंचेगी, मतलब हानि पहुंचेगी। जाना है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। आइए अब आपके एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। बायो कंट्रोल रिफर्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। बायो कंट्रोल का मतलब है कि हमें एक बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करना है ताकि हम पेस्ट और प्लांट की डिजीज को कंट्रोल करें। मॉडर्न सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे केमिकल जो है कंटिन्यूसली इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जा रहा है, पर हमें नेचुरल इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ करना है। ये केमिकल जो होते हैं ये बहुत टॉक्सिक और एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपकी मिट्टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब क्रॉप प्लांट्स को सबको पॉल्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन पॉल्यूटेंट्स को हमारे सॉइल से रिमूव करना है और हमें वीड्स को रिमूव करना है बाय द यूज ऑफ वीडीसाइड्स, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रिडेशन। हम नेचुरल प्रिडेशन पे जो है तो निर्भर करते हैं। हमें ऐसे प्रिडेटर्स को मारना है, ठीक है, जो खतरनाक होते हैं। तो हम एक ऐसे प्रिडेटर को ग्रो करेंगे जो उस खतरनाक प्रिडेटर को मार दे, ठीक है। प्रिडेटर क्या होता है? जो खाए, ओके। नाउ रादर देन इंट्रोड्यूसिंग केमिकल, तो केमिकल की जगह पर हम कुछ नेचुरल प्रिडेटर्स को लाएंगे जो अच्छे होते हैं। A key belief on organic farmer is that biodiversity further helps, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं ये सोचते हैं कि अल्टीमेटली जो खा रहे हैं उससे हेल्थ बनेगी, पर अगर आप केमिकल ही खा रहे हो तो क्या ही की हेल्थ बनी यार। मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए उस लैंड का इस्तेमाल करके, ना खराब हो। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू create a system where the insects that are sometimes called as pests are not eradicated. उनके हिसाब से जिन्हें हम पेस्ट कहते हैं कभी कभी उन्हें ना मारना भी अच्छा होता है, ठीक है, बल्कि उनको एक मैनेजेबल लेवल पे हमें जो है रखे रहना चाहिए, सबको नहीं मार देना चाहिए, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे कंटिन्यूसली नजर बनाए रखिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि मारना शुरू कर दे, ठीक है। और इससे आप एक वाइब्रेंट और एक बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद इकोसिस्टम बना सकते हैं। कॉन्ट्रेरी द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज ऑफन यूज केमिकल मेथड। बेसिकली जो कन्वेंशनल फार्मिंग हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से, उसमें सारे ही मर जाते हैं, चाहे अच्छा वाला इंसेक्ट हो, खराब वाला हो, क्योंकि इसमें कोई पहचान ही नहीं है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। सो हॉलिस्टिक अप्रोच तो है ये है कि हमें एक ऐसा वेब डेवलप करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंसेक्ट जो है वो हार्मफुल नहीं होता, तो हमें किसको बचाना है? जो कम हार्मफुल वाला है और बिल्कुल अच्छा वाला है, ठीक है। ज़्यादा हार्मफुल वालों को मार दो, ठीक है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है, हमें अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है एक फील्ड की फ्लोरा एंड फौना में। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू द इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट आर नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल। तो यहाँ पर यही लाइन मैंने लिखी है, हर पेस्ट को मार देना इज नॉट गुड, क्योंकि हो सकता है कि अच्छा वाला पेस्ट उस कम अच्छे वाले पेस्ट के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट है। तो तुम सबको मार दोगे तो अच्छा वाला पेस्ट भी तो मरेगा, ठीक है। ये बताया मैंने। 10 द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। तो बेसिकली हम धीरे धीरे करके क्या होगा कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज बिकम फेमिलियर। अच्छा, ये नहीं है कि तुम कोई भी कर सकता है, सबसे पहले आपको फेमिलियर होना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें उग रही हैं, कौन कौन से प्रेडेटर्स उसमें रह रहे हैं, ठीक है, कौन से पेस्ट उसमें रह रहे हैं, उनका लाइफ साइकिल कैसा है और उनका पैटर्न ऑफ फीडिंग कैसा है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नहीं तो आपको पता, ऐसे ही कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करने लगता है बच्चों जी, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा क्रॉप उगाऊं, कौन से प्रेडेटर उगेंगे, उसमें क्या लाइफ साइकिल है उनका, ठीक है। और फिर उसके बाद वो एक एप्रोप्रिएट बायो कंट्रोल मेजर डेवलप कर सकता है, ठीक है। तभी वो डेवलप कर पाएगा कि कौन सा इंसेक्ट में एज अ बायो कंट्रोल या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एज अ बायो कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करूं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कोई XYZ फंगस का इस्तेमाल किया एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमको ये समझना है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अच्छे वाले इंसेक्ट जो हैं उन माइक्रोब्स को खा के जिंदा रहते हैं, हो सकता है कि कुछ खराब वाले इंसेक्ट को मारने के लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से इकोलॉजिकली बैलेंस हमको जरूर चेक करना पड़ेगा, तभी हम कोई काम कर पाएंगे। अ वेरी फेमिलियर बीटल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स आर कॉल्ड एज लेडी बर्ड,
ठीक है, पढ़ा हम लोगों ने एम्फिड्स खाते हैं, एफिड्स खाते हैं ये। ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं, तो एफिड्स कौन खाता है? लेडी बर्ड खाती है, और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो खाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, कौन सा है? बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कौन करता है? बैसिलस थ्रिंजेंसिस, इनको हम बीटी भी लिखते हैं, ठीक है। ये ड्राई फॉर्म में होते हैं, सैशे में उपलब्ध होते हैं, इनको वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे कर दिया जाता है जो भी सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जैसे कि ब्रासिकेस, ठीक है। ब्रासिकास कौन आता है? सरसों वगैरह आता है इसमें। फ्रूट ट्रीज वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? इंसेक्ट लार्वा के द्वारा ईट कर जाएंगे। ये जो लार्वा है, ठीक है, उसके बाद इस लार्वा के गट में टॉक्सिन रिलीज होगा, और ये गट में टॉक्सिन रिलीज करके लार्वा को मार देगा। बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव द इंसेक्ट अनहार्म्ड। ये जो टॉक्सिन होता है, ये जो लार्वा खतरनाक होता है उसको मारने के लिए तो है, पर अच्छे इंसेक्ट्स को ये बीटी के टॉक्सिन नहीं मारते, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियर से कुछ लास्ट डिकेड से हमने बीटी थ्रुएंजेंसिस टॉक्सिन जीन्स को ही प्लांट में डाल दिया है। सच प्लांट जो होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं इंसेक्ट अटैक से, जिसे हम कहते हैं बीटी कॉटन, इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये कुछ स्टेट में हमारे कंट्री में निकाला भी जाता है। चैप्टर 12 में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है बच्चों, ध्यान से समझना। एक और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है जिसमें हम ट्राइकोडर्मा स्पीशीज का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्री लिविंग फंगस है, ठीक है, और ये रूट के फ्री लिविंग ऐसे चारों तरफ ग्रो होता है, किसी भी खतरनाक चीज को अंदर आने नहीं देता, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसके बाद थर्ड जो है वो है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस जो है ये है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरल फैमिली का, बहुत बड़ा वायरल फैमिली है ये, पर इसका स्पेक्ट्रम बहुत ही ज्यादा क्या है? कम है, मतलब ये कुछ ही इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब जिसको मारना है उसी को मारेगा, नैरो स्पेक्ट्रम, हर को उसी को नहीं मारने लगेगा, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, ठीक है। They have been shown there is no negative effect on the mammals, birds, fishes और non-targeted insect. कोई दूसरे इंसेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। This is specially desirable when beneficial insects are being conserved. इस वजह से beneficial insect जो होते हैं वो कंजर्व हो जाते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें हमको कहाँ सिखाई जाती हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं, अच्छे अच्छे इंसेक्ट्स को कंजर्व कर सकते हैं, अच्छे अच्छे माइक्रोब्स डेवलप कर सकते हैं जो इंसेक्ट को मारते हैं, ठीक है, और अपनी फील्ड को केमिकल फ्री बना सकते हैं और एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं इन द एग्रीकल्चर। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। आपको सिर्फ बायो कंट्रोल एजेंट माइक्रोब्स ही नहीं सिखाए, बहुत सारे और बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। क्या क्या पढ़ाया एक बार रिवाइज करवाऊंगी। सबसे पहले मैंने बताया बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, फिर मैंने आपको सिखाया कि किसान बायो कंट्रोल एजेंट को क्यों यूज करें और किन किसानों को बायो माइक्रोब्स या बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, गधों बधों को नहीं करना चाहिए। गधों बधों का मतलब जिनको ये पता है, गधों बंधों का मतलब किसान तो कभी गधा हो ही नहीं सकता यार, किसान की वजह से अपना पेट पल रहा है, ठीक है। अब वो नहीं होते तो अपन को मर जाना तय था। तो मतलब हम लोगों को, जैसे मैं गधी हूँ तो मैं थोड़ी करने जा सकती हूँ यार। एक प्रॉपर मैनेजमेंट, जो आपने देखा होगा कि कोई भी किसान हर खेती नहीं करता, जिसको नॉलेज होता है वो वही खेती करता है। फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहूँ, प्रिसाइज होना चाहिए, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है, समझ में आई बात। तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और वो किसान ही कर सकते हैं, अपन जैसे जो है लोग नहीं कर पाते ये, ठीक है। अपन सिर्फ जो है पेट भरने लायक लोग हैं, तो किसान के ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था, ये बात बिल्कुल सही है, वही तो सब कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको सिखाया कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट है, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, बैसिलस थ्रिंजेंसिस, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलो वायरस, बायो हर्बिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। अगर आप ऐसे ही मेरे प्यारे लेक्चर्स चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे जाइए, क्लास 12 पे क्लिक करिए, मेरी फोटो पे क्लिक करिए, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए एंजॉय करिए और देखिए सब कुछ फ्री में, ठीक है। जिस चीज के लिए, अब आपके लिए आज मैं एक और चीज बताती हूँ, ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, लोग 1.5-2 लाख रुपए दे के पढ़ते हैं, पर फिर भी हम आपको इसको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इसकी रिस्पेक्ट करिए, इसकी इज्जत करिए और इसको पढ़ते जाइए, क्योंकि इंडिया में इससे बेहतरीन फ्री प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारा पैसा देने के बाद भी आप लोगों को ये नसीब नहीं हो पाएगा, तो फ्री में मिल रहा है तो इसकी इज्जत करिए और इसे पढ़ते जाइए, मेरे साथ बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों एंड बाय बाय।